नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। मित्रों, मैं आपके लिए यहाँ पर इस चैनल पर विभिन्न राज्यों के हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 2011 से अब तक हुए हैं, उनमें विभिन्न राज्यों में जो प्रश्न आए हैं मैं उनका सोल्व यहाँ पे करवा रहा हूँ, जो कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत होगा। तो फ्रेंड्स, आप भी यदि इस तरह के प्रश्नों का हल करना चाहते हैं, 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों का हल करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल एग्जाम हैप्पी के साथ जुड़ करके उन सारे प्रश्नों को हल कर लीजिए, जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या आया है। देखिए, लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह खां संबंधित हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां संबंधित है मतलब ये विभिन्न प्रकार के वादन है, तबला वादन, संतूर वादन, बांसुरी वादन, शहनाई वादन। मतलब बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है, क्या करते थे। देखिए, प्रश्न आपका आया है बिहार टेट में, सीजी टेट में, यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। ऐसे तो रेलवे कहिएगा तो उसमें बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। तो बिस्मिल्लाह खां जो है वो किससे संबंधित। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, बिस्मिल्लाह खां जो है वो शहनाई वादक हैं। ठीक है, वो शहनाई वादक हैं। उनको शहनाई बजाने के लिए भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न भी प्राप्त हुआ है। तो बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है। तो आप फ्रेंड्स ये एक क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा कि तबला से कौन संबंधित है, संतूर से कौन संबंधित है, बांसुरी से कौन संबंधित है, शहनाई से कौन संबंधित है। यानी शहनाई से कौन संबंधित है, तो बिस्मिल्लाह खां संबंधित है। आपसे पूछा गया कि बिस्मिल्लाह खां संबंधित है, तबला से नहीं है, संतूर से नहीं है, बांसुरी से नहीं है, शहनाई से नहीं है, और इसको बजाने के लिए भारत रत्न का पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। यानी बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है फ्रेंड्स, शहनाई वादन से संबंधित है। आप इसको टिकिंग कर लेंगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के। फिर आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। ठीक है, यहाँ पे जो मौर्य वंश के संस्थापक जो चंद्रगुप्त मौर्य हुए, उनके गुरु कौन थे, इनके बारे में पूछा जा रहा है आपसे। देखिए, ऑप्शन है वात्स्यायन, पराशर, महर्षि कानर और चाणक्य। फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता दूं यहाँ पे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के संस्थापक थे, और उन्होंने जो भी कार्य कर रहे थे, जो उनके यहाँ पे कहिएगा मुख्यमंत्री थे या प्रधानमंत्री थे या गुरु थे, तो वो आपके थे यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के जो थे वो आपके थे चाणक्य। ठीक है, चाणक्य थे, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है, और ये जो है आपके यहाँ पर अर्थशास्त्र के संस्थापक थे। ठीक है, तो कौटिल्य कहिए या चाणक्य कहिए, ये सभी क्या थे, ये आपके यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जिनका नाम था। तो इनका संबंध जो थी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत था, वो किससे था फ्रेंड्स, तो वो आपके अर्थशास्त्र से संबंधित थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना भी की थी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे वो चाणक्य थे, जिसको यहाँ पे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो चाणक्य हैं, कौटिल्य हैं, विष्णुगुप्त इन्हीं का नाम है। इन्होंने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र की रचना की, और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, जिनके आदेश से ही जो ये काम किया करते थे। तो आपसे पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स चाणक्य है, जो आप देख रहे हैं बीटेट 2011 का है, यूपी टेट 2013 का आया हुआ प्रश्न है। तो आप भी ऐसे प्रश्नों का नोट्स बना लेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा है। ठीक है, भारत के सबसे ऊंचाई पर हवाई अड्डा, तो आप लोग जानते होंगे हवाई अड्डा बहुत सा है, लेकिन एक प्लेन सतह पर होता है, एक ऊंचाई पर होते हैं। तो भारत में पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा, जहां पर नागरिक उतर सकते हैं, उतरने का अड्डा बनाया गया है, वह स्थान कौन सा, वह जगह कौन सा, वो आपको यहाँ पर जजमेंट करने हैं, निर्णय करने हैं। यानी भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है, ये आपको इसमें बतलाना है। आइए देखते हैं यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन है लेह है, शिमला है, श्रीनगर है, गुवाहाटी है। देखिए, प्रश्न आए हुए हैं बिहार टेट में और सीजी टेट में। आइए फ्रेंड्स, थोड़ा मैं आपको कुछ बता दूं। तो आप जैसा जानते हैं कि हमारा जो लड़ाई का क्षेत्र है, हमारा जो ऊंचाई का क्षेत्र है, वो लेह लद्दाख है, जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। वहां पर भी हमारे सैन्य बलों के लिए एक हवाई अड्डा बनाया गया है, जो कि यहाँ का भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा माना जाता है, जहां की सैनिकों की कुछ सुविधाएं दी जा सके। यानी इस तरह से जो हमारे सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा बनाया गया है, वो हवाई अड्डा कौन सा है फ्रेंड्स, तो वो लेह है। वो कौन सा है, लेह में बनाया गया है हवाई अड्डा, और वह वहां पर हमें सुरक्षा के दृष्टि से बनाया गया है, जिससे कि आपातकाल में वहां पर उतारा जा सके, लैंडिंग किया जा सके, और सभी तरह के कार्य वहां पर बहाल किए जा सके। तो इस तरह से सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हमारा हवाई अड्डा जो है वो लेह है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन के रूप में आपका फर्स्ट ऑप्शन ही है लेह है।
ये सब कोई भी नहीं होंगे। श्रीनगर, गुवाहाटी, श्रीनगर के अंतर्गत जम्मू, यहाँ पर लेह को बनाया गया है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा माना जाता है। भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा लेह है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं फिर से नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहा जा रहा है इसमें कि सबसे कम श्रमिकों की आवश्यकता किस उद्योग में पड़ती है। यानी अगर आप कोई भी उद्योग लगाइएगा, कोई भी इंडस्ट्री बैठाइएगा, तो इसमें से आपको जज करने, निर्णय करने हैं कि सबसे कम श्रमिक किस में लगाएंगे जिससे कि आपका काम चल जाएगा। यानी सबसे कम श्रमिकों की आवश्यकता किस उद्योग में पड़ती है। तो आइए, अब तो यहाँ पे हम डिटेल नहीं कर सकते, जब तक आप ऑप्शन नहीं देखेंगे तब तक जजमेंट नहीं हो पाएगा कि किस में सबसे कम श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहला ऑप्शन जो है आपके पास वस्त्र उद्योग है। तो आइए थोड़ा सा वस्त्र उद्योग पर चर्चा कर ले फ्रेंड्स। तो वस्त्र उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें वस्त्र के निर्माण होते तक बहुसंख्य मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। रेशा बनाना, रेशा का निर्माण करना, उसको मशीन के अनुसार चलाना, फिर वस्त्र का निर्माण करना, उसका रंग करना, ये बहुत सारी उसमें फंक्शन होते हैं, क्रिया होते हैं, तब जाकर के आपका वस्त्र तैयार होता है, उसको पैकिंग करना। तो इस तरह से इसमें हम जहां तक है कि वस्त्र उद्योग में जो होते हैं लेबर का, श्रमिक का आवश्यकता बहुत अधिक मात्रा में पड़ता है। इसमें कम श्रमिक यदि रहते हैं तो आपका काम नहीं चल पाता है। तो यानी वस्त्र उद्योग इसके ऑप्शन नहीं होंगे। आइए कृषि उद्योग। फ्रेंड्स कृषि उद्योग तो और सबसे ज्यादा महंगा उद्योग है। यानी कृषि के बिना तो कोई कार्य संभव नहीं है, अगर कृषि नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यानी कृषि है, सैनिक है, ये सब बहुत अधिक मात्रा में काम करने वाले की आवश्यकता होती है। तो कृषि जो है इसमें बुनाई से लेकर के, कटाई से लेकर के, उसके पैकिंग से लेकर के निर्माण तक बहुत ही अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। बिना श्रमिक के यह काम हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर आप कहें तो ये कृषि उद्योग या कृषि कार्य में करने में बहुत अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें कम श्रमिक से आपको काम नहीं चलेगा, यानी कृषि उद्योग भी नहीं होंगे। रेलवे, अगला ऑप्शन आता है फ्रेंड्स रेलवे। तो रेलवे आप देख रहे हैं कि रेलवे का बहुत ही ज्यादा मात्रा में कार्य है, जो कि इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, बहुत अधिक किलोमीटर में फैले हुए हैं। तो इतने अधिक किलोमीटर में करने के लिए एक दो आदमी से काम नहीं चल सकता है। इतनी बड़े क्षेत्र में फैली हुई है हमारी रेलवे कि उसको कार्य करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में श्रमिक चाहिए। यदि श्रमिकों की संख्या कम है तो रेलवे में काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक ही स्टेशन नहीं देखने हैं, कितने स्टेशन है आप जान रहे होंगे, बहुत सारे स्टेशन है जिसमें सारे जगह आपको वर्कर देने हैं। यानी रेलवे जो है, अभी तक आप यदि जानते नहीं है तो जान जाइए, रेलवे जो है सबसे अधिक संख्या में कर्मचारी वहां पर उपस्थित है, यानी कार्य करने वाले वर्कर की संख्या रेलवे में सबसे अधिक है। तो यहाँ पे रेलवे में कम श्रमिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, रेलवे में बहुत ज्यादा श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है, यानी इसमें कम नहीं है। आई इस्पात उद्योग। अब रही बात है फ्रेंड्स, यहाँ बात करते हैं इस्पात उद्योग। तो इस्पात उद्योग ऐसा उद्योग है जो कि बहुत अधिक संख्या में और बहुत अधिक जगहों पर उद्योग नहीं है। यह किसी किसी राज्य में 10 से 20 राज्य में है। तो अब आप समझ जाइए कि 10 से 20 राज्य के कुछ ही क्षेत्रों में, यानी 2-4 किलोमीटर में फैले हुए क्षेत्रों में काम करना है। तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पे इस्पात उद्योग जो है उसमें श्रमिक आपको ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, क्योंकि श्रमिक को आवश्यकता तभी पड़ती है जब वो बहुत ज्यादा रेंज में काम करने वाले होते हैं। तो इसमें इंडस्ट्री में इस्पात उद्योग, स्टील उद्योग बहुत ही कम है, और बहुत ही कम है इसलिए इनमें काम करने वाले श्रमिकों की संख्या भी कम होगी। इसलिए यहाँ पर क्या कहा जा सकता है कि इस्पात उद्योग ऐसा उद्योग है जिसमें श्रमिकों की संख्या की आवश्यकता कम पड़ती है। यानी सबसे कम श्रमिक यदि लगेंगे, तो चारों ऑप्शन में सबसे कम श्रमिक यदि लगेंगे तो वह आपका है फ्रेंड्स इस्पात उद्योग, स्टील इंडस्ट्री में आपको लगता है, क्योंकि इसमें बहुत कम मात्रा में श्रमिक चाहिए। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो सही निकल के आ रहा है, वह है आपका इस्पात उद्योग। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 4 को देखा। चलिए चलते देखते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न आपके पास जो है वो है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है। ये आपको है 4 ऑप्शन है, इसमें बिहार है, महाराष्ट्र है, केरल है, गुजरात है। देखिए ये प्रश्न आपका आया है, बिहार टेट में आया है, सीजी टेट में आया है। तो मित्र आप सबसे पहले यह जान जाइए कि जनगणना जो है वो प्रत्येक
10 वर्षों के अंतराल पर हमारे भारत देश में करवाई जाती है। तो जो 2011 की जनगणना हुई उसके अनुसार पूछा जा रहा है कि जनगणना का जो रिपोर्ट आया उसके अनुसार जो सबसे शिक्षित राज्य हुआ, भारत का सबसे शिक्षित राज्य था, वो कौन हुआ। यानी 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है। तो मित्र मैं आपको यह बता दूं कि अभी तक भारत में चाहे वो पहले की जनगणना हो या अभी की जनगणना हो, उसमें जो पाया जाता है वह सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वो आपका केरल है। यानी केरल में सबसे अधिक लोग साक्षर है। जैसा कि आप देखते भी हैं कि बहुत अधिक संख्या में जितने भी आईपीएस आईएएस अधिकारी होते हैं, लगभग मतलब हम बता सकते हैं उसमें कि 50% से ज्यादा जो होते हैं वो केरला साइड के ही होते हैं। तो इस तरह से सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है फ्रेंड्स, वो केरल है आपका। तो यहाँ पे आप जान जाएं कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है, केरल। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया बिहार, तो बिहार नहीं होगा, महाराष्ट्र नहीं होगा। तो देखिए सी नंबर ऑप्शन आपका जो है केरल है और नेक्स्ट गुजरात है। तो गुजरात भी इसमें गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो सबसे अधिक जो साक्षरता वाला राज्य है वो फ्रेंड्स आपका कौन है, वो केरल है। तो मित्रों इस तरह से आपने यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत टॉप 5 क्वेश्चन का आपने यहाँ पे सेट देखा। तो फ्रेंड्स अगर आप भी किसी भी राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़े हुए हैं तो आप हमारे चैनल एग्जाम हैप्पी के साथ जुड़िए। उसमें आपको जो है मैथ्स का, आपको साइंस का, सोशल साइंस के सारे टॉपिक 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों का हल के साथ साथ उसका महत्वपूर्ण विश्लेषण किया गया है। उसी के साथ यहाँ पर जीके ट्रिक्स भी आपको दिया जाता है। जीके ट्रिक्स हो गए आपके, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप झारखंड राज्य से बिलोंग करते हैं तो झारखंड का जीके ट्रिक्स भी आपको दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जुड़ करके बहुत ही अच्छा तैयारी कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पर अंत तक बने हुए रहें, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आप चैनल से जुड़े हैं तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।